नमस्कार पशुपालक भाइयों। मैं हूं डॉक्टर पंकज माहौरे। आज आपसे पशुपालन और डेयरी से जुड़े एक अहम बिंदु, एक बेसिक प्रैक्टिस पर चर्चा करूंगा। पशुओं में कृमिनाशक दवाइयों का प्रयोग अर्थात डिवर्मिंग करना। पशुओं में कृमि अंतःपरजीवी के रूप में होते हैं। यह अपना भोजन या पोषण पशु के शरीर से अवशोषित करते हैं। हम अपने पशुओं को अच्छे उत्पादन और स्वास्थ्य के लिए अच्छी गुणवत्ता का राशन देते हैं, किंतु जब पशुओं में अधिक तादाद में कृमि हो जाते हैं तो इस न्यूट्रिशन, जो अच्छे आहार से मिलने वाले न्यूट्रिशन का एक बड़ा हिस्सा कृमि यूटिलाइज करते हैं। यह कृमि कई प्रकार के होते हैं: गोल कृमि, फीता कृमि, चपटी कृमि। और ये अपनी प्रकृति के अनुसार पशु के शरीर में अलग अलग अपने लाइफ साइकिल की अवस्थाएं अलग अलग अंगों पे पूर्ण करते हैं। यह इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन अथवा किसी अन्य अंग पे भी माइग्रेट कर सकते हैं और ये संबंधित अंगों को भी डैमेज करते हैं। यह पशुओं के लिए जानलेवा भी हो सकती है। जब पशु में कृमि होते हैं तो हमें कुछ सामान्य लक्षण देखने में आते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि पशु में कृमि हो गए हैं। जैसे आंखों से आंसू आना, आंखों में कीचड़ बनना, दांतों से एक ग्रिंटिंग या कटकटाहट का साउंड आना, पशु की भूख कम हो जाना, पाचन शक्ति कम होने से गोबर से एक दुर्गंध आने लगती है, गोबर में ब्लड आता है, दस्त होते हैं, दस्त में ब्लड आता है, पशु का वजन कम होने लगता है, काफ की या वत्स की ग्रोथ रुक जाती है, पशु धीरे धीरे सुस्त एवं दुर्बल होते जाते हैं। इनमें खून की कमी अर्थात अनीमिया हो जाता है। जो वत्स हैं उनमें भी जो अधिक मोर्टिलिटी या मृत्यु दर का कारण कृमि हो सकता है। इसके अलावा दुधारू पशुओं में दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, दुग्ध की गुणवत्ता कम हो जाती है, पशुओं की दिनों दिन इम्यूनिटी कम होने से अन्य बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। पशु सही समय पर हीट पे नहीं आते हैं, कंसीव नहीं करते हैं, बार बार पलटते हैं। इस दौरान अगर टीकाकरण भी किया जाता है, जब पशु में कृमि अधिक तादाद में है, तो वह प्रभावी नहीं होता है। जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होनी चाहिए वह नहीं उत्पन्न हो पाती है। जब पशु में कृमि अधिक होते हैं तो यह उनके गोबर से कृमि एवं उनके एग्स, अंडे उत्सर्जित होते हैं, जो आसपास के वातावरण को दूषित या इन्फेक्टेड करते हैं, जिससे अन्य स्वस्थ पशुओं में पानी और चारा से इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह पशुपालक भाई, हम देख सकते हैं कि कितनी समस्याएं जो है वह कृमि के इन्फेक्शन से जुड़ी हुई है। फार्म का, हमारे डेयरी फार्म का प्रोडक्शन कम होता है, पशु की परफॉर्मेंस पुअर होती है और अन्य समस्याएं भी इससे जुड़ी हुई है, जिससे हमारा डेयरी सिस्टम इकोनॉमिक लॉस की ओर जाता है। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिस का हमारी हैबिट में होना। अब पशुओं में कृमिनाशक दवा कब देनी चाहिए? जो वयस्क पशु हैं उनमें प्रति 6 माह में कृमिनाशक दवाइयां देनी होती है, और जो बत्स हैं उनमें जन्म के 15 दिन उपरांत पहली खुराक देवें। इसके बाद प्रति 1 माह के अंतराल से, जब तक 6 माह की उम्र हो इनकी, तब तक देनी चाहिए दवा। इसके बाद फिर 6 माह की उम्र के उपरांत जो वयस्क पशुओं का शेड्यूल है वही फॉलो करें। अब पशु में दी जाने वाली जो कृमिनाशक दवा है उसके चयन एवं उसके डोज के लिए आपको अपने पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। सही दवा सही डोज से जब हम देते हैं तो हमें इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। यहाँ पशुपालक भाइयों के मन में यह ख्याल आता है कि वह कौन सी बेस्ट दवा है जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ यह सावधानी रखें कि हमें एक दवा का निरंतर प्रयोग करने से कृमि में उस दवा के प्रति रेजिस्टेंस आ जाती है, उसकी प्रभाविता कम हो जाती है। हर बार हमें दवा बदल के देनी चाहिए। इससे दवा की प्रभाविता बनी रहती है और रेजिस्टेंस आने की संभावना कम हो जाती है। जब हम कृमिनाशक दवा देते हैं तो कुछ पशुओं में चारा चरना कम कर देते हैं। इसके बाद तो हमें कृमिनाशक दवा देने के बाद 15 दिन या 1 माह तक लिवर टॉनिक दे सकते हैं। कुछ ऐसे समय होते हैं जब हमें दवा देना अवॉइड करना चाहिए, जैसे पशु के गर्भावस्था के अंतिम माह में अर्थात एडवांस प्रेगनेंसी के समय। गर्भावस्था में दी जा सकती है, पर उस समय दी जाने वाली दवा का भी जो चयन है वह हमें अपने पशु चिकित्सक से पूछ कर करना है, और गर्भावस्था के अंतिम माह अर्थात एडवांस प्रेगनेंसी के समय दवा देना अवॉइड करना है। जब पशु बीमार हो, चारा नहीं चरता हो या दस्त लगे हो, इसके अलावा प्रसव के तुरंत बाद दवा देना अवॉइड करनी चाहिए। अब यह जानकारी आपने सीखा कि कितना इंपॉर्टेंट है पशुओं में कृमिनाशक दवाइयां देना और किस तरह से यह पूरे डेयरी सिस्टम को प्रभावित करता है। किस तरह से अगर हम यह प्रैक्टिस को हैबिट में लाते हैं तो
हमारे फार्म पे प्रोडक्शन अधिकतम बना रहेगा और हम अधिक मुनाफे की ओर जाएंगे, अधिक मुनाफा कमाएंगे। अब इस ज्ञान को आपकी हैबिट में होने के लिए आप अगर डेटा रखते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं तो यह बहुत सरल है और आसानी से यह आपकी हैबिट बन जाएगी। पर जैसा देखने में आता है, अधिकतर पशुपालक भाई डेटा या रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। उनके लिए ये कैसे सरल होगा? तो आप इसे किसी ओकेजन या पर्व से जोड़ लें जो लगभग 6 माह के अंतराल से आता है। उससे यह आपके लिए सरल हो जाएगा और आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्वच्छता को दीपावली से जोड़ा, तो हम देखते हैं कि दीपावली के कुछ समय पूर्व भी ग्रामीण और शहरी अंचलों में किस तरह से ये एक जन अभियान की तरह स्वच्छता होती है। हम अपने घर आसपास के परिवेश की सफाई करते हैं और यह हमारी हैबिट बन गई। ठीक इसी तरह हम डिवर्मिंग की प्रैक्टिस को भी किसी पर्व से जोड़ लें जो लगभग 6 महीने के अंतराल से आता हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये लगभग 6 माह के अंतराल से आते हैं। तो आप इससे लिंक कर लीजिए, तो यह आपके ध्यान में आसानी से आएगा और यह आपकी हैबिट बन जाएगी। यहाँ मैं आपके हैबिट पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप अगर इसे हैबिट नहीं बनाएंगे, इस बेसिक प्रैक्टिस को, तो आपके डेयरी फार्म पे अन्य समस्याएं, इससे जुड़ी समस्याएं भविष्य में आती रहेगी। और हैबिट बनने से इससे जुड़ी जो बेसिक चीजें हैं या अन्य समस्या हैं वो आपके डेयरी फार्म से दूर रहेगी और आपका प्रोडक्शन और प्रॉफिट बना रहेगा। अच्छा, धन्यवाद।